स्वागत है आप सभी का साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि जो जून 2024 का एग्ज़ाम है वह बहुत ही ज़्यादा पास आ चुका है और जो हमारी रिवीज़न है वह भी बहुत ही अच्छे स्तर पर एक तरह से हमने कर रखी है और रिवीज़न का जो सिलसिला है ये बरकरार है। देखिए, हमारी जो तैयारी है वह एक तरह से हम कह सकते हैं पूरी नहीं सही, लेकिन हमने उतनी कर ली है जिससे हम जो एग्ज़ाम है नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। और आपको मैंने इतना कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है कि अगर आप उसको ढंग से तैयार कर ले, उससे आप नेट जीआरएफ होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो देखिए, हिंदी साहित्य को लेकर जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य और जितने भी यूनिट के महत्वपूर्ण तथ्य मैंने लगभग सभी चीज़ें आपको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर रखी है। आप वहाँ पर जाके जितने भी कंटेंट है PDF है उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, जो टेलीग्राम का लिंक है वह आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप वहां से जाके ज्वाइन हो सकते हैं और आप सभी PDFs को देख सकते हैं। देखिए, आप चीज़ों को देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि रिवीजन जो है वही सफलता और कामयाबी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और रिवीजन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को क्लियर करने के लिए। कहते हैं प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, तो प्रैक्टिस ही हमें करनी है, चीज़ों को देखना है बार बार। तो हम आज यूनिट 10 के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे प्रश्न बनाए जा चुके हैं PYQs क्वेश्चन के बेस पे, जैसा कि आपको पता है कि ये जितने भी सीरीज़ हैं PYQs क्वेश्चन के बेस के आधार पे है, तो आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए उन सभी चीज़ों को देखते हैं और आज यूनिट 10 को हम अच्छे तरीके से एक तरह से मतलब इतने बढ़िया तरीके से हम तैयार करेंगे कि यूनिट 10 से हमसे कोई भी क्वेश्चन रह ना जाए। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और चीज़ों को देखते हैं। तो मुझे आशा है आपके लिए आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इससे आपके जो भी हैं 7 या 8 प्रश्न जरूर फंसने चाहिए। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए, रमेश चंद्र शाह की रचना है। तो रमेश चंद्र शाह जो हैं उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो एक लंबी छाह यह इनकी रचना है। यात्रा वृतांत है यह रचना, 2000 ईस्वी में यह रचना इन्होंने लिखी थी। वहीं देखिए, अगर हम अन्य विकल्प देखें और चीज़ें देखें तो सौंदर्य नर्मदा का 1992 ईस्वी की रचना है, अमृतलाल बेगड़ की रचना है। यह अमृतलाल नागर नहीं है, यह है अमृतलाल बेगड़। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और सौंदर्य नर्मदा की ये जो है PYQs क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर में आया हुआ एक क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। आत्म की धरती 1999 ईस्वी की है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की रचना है। लिबर्टी देश में 1997 ईस्वी की रचना है, सतीश आलोक की रचना है। वहीं देखिए, रमेश चंद्र शाह से संबंधित हम कुछ तथ्यों को जानते हैं। इनका जो जन्म है 1937 ईस्वी में हुआ। रमेश चंद्र शाह हिंदी उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार तथा कुशल समालोचक हैं। हमने देखा कि जितने भी साहित्यकार हैं उन्होंने केवल एक विधा को अपनी रचना का आधार न बना करके कई विधाओं में उन्होंने रचनाएं की है, तो उसी प्रकार से यह भी है। अगर हम देखें इनके उपन्यास तो गोबर गणेश 1978 ईस्वी की रचना है, जो कि बहुत बार पूछी गई है। किस्सा गुलाम 1986 ईस्वी की रचना है। पूर्व पर 1990 ईस्वी की रचना है। आखिरी दिन 1992 ईस्वी की रचना है। पुनर्वास 1995 ईस्वी की रचना है। आप कहीं नहीं रहते विभूति बाबू 2001 ईस्वी की रचना है। विनायक 2011 ईस्वी की रचना है। अगर हम कहानी संग्रह की बात करें इनकी तो जंगल में आग, मुहल्ले का रावण, मानपत्र, थिएटर, ये सारी इनकी रचनाएं। देखिए, आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह आधुनिक रचनाकारों से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी रचनाकार 1951 के बाद के रचनाकार हैं उनसे प्रश्न जो है 70% प्रश्न जो है उनसे बनाए जा रहे हैं। तो इन रचनाकारों पे आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। 1950 से 2000 तक के जितने भी रचनाकार हैं इन सभी को आप याद कर लीजिए, इनके डेट ऑफ बर्थ, इनकी रचनाओं को, तो इनसे प्रश्न ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। वहीं देखें, स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं जो है महादेवी वर्मा की रचना है, जैसा कि आपको पता है, और ये हमारे नेट जीआरएफ के सिलेबस में भी लगा हुआ है। रेखा चित्र है, 1943 में इसका प्रकाशन हुआ। और स्मृति की रेखाओं में निरंतर जिज्ञासाशील महादेवी ने अपनी स्मृति के आधार पर अमिट रेखाओं द्वारा अत्यंत सहृदयतापूर्वक जीवन के विविध रूपों को चित्रण
कर पात्रों का अमर कर दिया है। मतलब उसमें जो चित्र आए हैं, चरित्रों का वर्णन किया गया, जिन चरित्रों का वर्णन किया गया वह एक तरह से अमर कर दिया है उनकी रचना को। वहीं देखिए महादेवी ने अपने अधिकांश रेखा चित्रों में निम्न वर्गीय पात्रों की विशेषताओं, दुर्बलताओं और समस्याओं का चित्रण किया है। वहीं देखिए मुख्य तथ्य देखते हैं इनके। महादेवी ने अपने रेखा चित्र में अपने संपर्क में आने वाले शोषित व्यक्तियों, दीनहीन नारियों, साहित्यकारों, जीव जंतुओं आदि का संवेगात्मक चित्रण किया है। तो ये सारे इनके रचना में आने वाले महत्वपूर्ण तत्व हैं। वहीं देखिए स्मृति की रेखाओं में संकलित निम्नलिखित 7 संस्मरण हैं। तो वह 7 संस्मरण है स्मृति की रेखाएं, जो रेखा चित्र है। तो इसमें कौन कौन से संस्मरण हैं, कई बार इनको सीरीज से लगाने के लिए पूछा जाता है और यह भी पूछ लिया जाता है कि ये जो संस्मरण की जो मतलब विषय हैं वह कौन से संस्मरण से लिए गए हैं। तो मिलान में भी ये प्रश्न आते हैं। तो वहीं देखिए भक्तिन सबसे पहला है, वहीं चीनी फेरी वाला, पर्वत पुत्र, मन्नू की माई, ठकुरी बाबा। ठकुरी बाबा जो है 5वां इनकी स्मृति चित्र के मतलब कैरेक्टर में पात्र है, बिबिया और गुंगिया। तो इनको जो है क्रम के अनुसार लगाने के लिए आता है, प्रश्न इससे बनाए जाते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी टेलीग्राम पे PDF आपको इसकी मिल जाएगी। और देखिए महादेवी वर्मा के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। आधुनिक युग की मीरा कही जाती है। तो 1907 में इनका जन्म हुआ और 1987 में इनका देहांत हो गया। मतलब 80 वर्ष इन्होंने धरती पर बिताए। और श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में इनका प्रकाशित हुआ। क्षणदा 1957 की रचना है। साहित्यकार की आस्था 1964 ईस्वी की रचना है। और संभाषण 1975 ईस्वी की रचना है। वहीं देखिए भारतीय संस्कृति के स्वर 1984 ईस्वी की रचना है। संकल्प पिता 1968 ईस्वी की रचना है। विवेचनात्मक गद्य आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में आता है। वहीं देखिए काव्य कृतियाँ कई बार पूछी गई हैं महादेवी वर्मा की। देखिए कुछ जो रचनाकार हैं उनको बिल्कुल याद कर लीजिए। जैसे छायावाद के जितने भी प्रमुख रचनाकार हैं उनको याद कर लीजिए, जितने भी प्रवर्तक हैं उन सभी को याद कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न जो है उनसे ही ज़्यादा बनने की संभावना हमें देखने को मिलती है। अगर हम काव्य कृतियों की बात करें तो निहार 1930 ईस्वी की है, रश्मि 1932 की है, निर्जा 1935 की है, सांध्य गीत 1936 की है, दीप शिखा 1942 की है। तो ये इनकी सारी महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं जो कि हमें देखने को मिलती है। अगर हम निबंध की बात करें तो श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में प्रकाशित हुई। क्षणदा 1957 में, साहित्यकार की आस्था 1964 में, संभाषण 1975 में, भारतीय संस्कृति के स्वर 1984 में, संकल्प पिता 1968 में, विवेचनात्मक गद्य आदि ये सारी इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं, नाटक है काव्य कृतियाँ। जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा तो ये चीज़ें कुछ जो है रिपीट हो गई हैं, लेकिन इनमें हम कुछ चीज़ें और देख सकते हैं। जैसे कि निहार 1930 में है, रश्मि 1932 की है, निर्जा 1935 की है, सांध्य गीत 1936 की है, यामा 1940 की रचना है, दीप शिखा 1942 की रचना है और सप्तपर्णा 1960 की रचना है इनकी, जो कि प्रकाशन वर्ष है। तो आप इन सभी को याद करते चलिए, क्योंकि इनसे प्रश्न बनने की जो संभावना है सबसे ज़्यादा है। 100% जो है क्वेश्चन बनने की संभावना इन्हीं से हमें देखने को मिलती है। मुर्दहिया जो आत्मकथा है, तुलसी राम की आत्मकथा है और यह 2 भागों में हमें देखने को मिलता है। पहला मुर्दहिया जो कि 2010 में प्रकाशित हुआ, दूसरा है मणिकर्णिका जो कि 2014 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो देखिए जो विधा है, आत्मकथा है, मतलब तुलसी राम ने अपनी आत्मकथा, अपनी बायोग्राफी खुद से लिखी है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है। 2010 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। विषय देखिए क्या है, मुर्दहिया दलित समाज की त्रासदी और भारतीय समाज की विडंबना का सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आख्यान है। तो मतलब दलित समाज की जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्या है उसको दिखाने की कोशिश की है तुलसी राम ने। और ये JNU के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, तो आप इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इनसे प्रश्न कई बार बन चुके हैं। मुर्दहिया आत्मकथा के 7 उपशीर्षक हैं। भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, देखिए इनको आप लाइन से याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो है क्रम से लगाने के लिए आते हैं कि इन विषयों को क्रम से लगाएं। तो पहला है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन,
अकाल में अंधविश्वास, मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, भूतनिया नागिन, चले बुद्ध की राह, और जो 7वां है वह आजमगढ़ में फाका कसी। तो ये इनकी जो रचना है उसके विषय हैं। वहीं देखिए मुर्दहिया के पात्र। देखिए मुर्दहिया जो रचना है उसमें तुलसी राम ने जो जो उनके मतलब रिश्तेदार थे, जिनको वो जानते थे, उन सभी के बारे में उल्लेख किया है। तो उन सभी में देखिए जो जो आते हैं, पहले है धीरज। लेखक की माँ साधारण ग्रामीण स्त्री है, ठीक है, गृहिणी है। तो उस लेखक की माँ का नाम है धीरज। जूठन जो है लेखक के दादाजी का नाम है, जिन्हें अंधविश्वास के अनुसार भूतों ने पीट पीट कर मार डाला। और मुसरिया जो है शतायु अवस्था में जीवित लेखक की दादी, मतलब दादी का नाम क्या है, मुसरिया। सोमर जो है लेखक के पिता के बड़े भाई हैं, जो कि 112 गांवों के चमारों के चौधरी थे। तो वहीं देखिए मुनेसर काका कौन है, तो मुनेसर काका जो है लेखक के पिता के दूसरे नंबर के भाई हैं और शिवनारायण पंथी धर्मगुरु हैं। तो मुनेसर काका ये हैं। और देखिए नग्गर काका कौन है, तो नग्गर काका लेखक के पिता के तीसरे भाई स्वभावतः गुस्सैल और हिंसक स्वभाव के हैं। ये भी शिवनारायण पंथी धर्मगुरु हैं। तो इनके व्यवहार के बारे में भी पूछा जाता है, और ये जो इनके चाचा हैं, जितने भी काका हैं, इनके नंबर के बारे में भी पूछा जाएगा कि कौन सबसे बड़े हैं, कौन सबसे छोटे। तो इनको आप याद करने की कोशिश कीजिए। मुन्नार काका लेखक के पिता के सबसे छोटे भाई, ये सहज और समाजवादी तथा पूरे संयुक्त परिवार के मुखिया थे। वहीं देखिए मुंशी राम सूरत लेखक के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक कट्टर जातिवादी थे। तो राम सूरत के बारे में भी पूछा जा चुका है कि जो मुंशी राम सूरत हैं मुर्दहिया के कौन से पात्र हैं, तो ये टीचर थे शुरुआती समय में लेखक के, जो कि कट्टर हिंदू थे, कट्टर जातिवादी थे। परशुराम सिंह प्रधानाध्यापक हैं, जो कि हेडमास्टर हैं। और संकठा सिंह जो है प्राथमिक विद्यालय में लेखक का घनिष्ठ मित्र है। तो इनके मित्र के बारे में पूछा जा चुका है कि जो संकठा सिंह है उससे लेखक का क्या रिश्ता है, तो मित्र हैं। वहीं देखिए करपात्री महाराज हिंदू कोड बिल के विरोधी और रामराज पार्टी के नेता हैं। सुग्रीव सिंह कौन है, लेखक के शिक्षक, जो स्वयं गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़कर आए थे। और देखिए इनके बारे में हिंदी के शिक्षक, जो लेखक को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते थे। तो सुग्रीव सिंह ने ही इनको प्रोत्साहित किया लेखकों की पढ़ो और अपने समाज को ऊंचा करो। और देखिए रामधन आजमगढ़ के दलित नेता हैं। और तपसी राम लेखक को उच्च शिक्षा के लिए BHU के लिए सलाह देते थे। वहीं देखिए अरुण सिंह कौन है, तो अरुण सिंह जो हैं आजमगढ़ के कम्युनिस्ट नेता। और जेदी काका कौन है, अंग्रेजों ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्हें जबरन युद्ध के लिए उठा ले गए थे। वहीं देखिए देवराज सिंह कौन है, बस्ती जनपद का युवक, जो आजमगढ़ में लेखक के साथ पढ़ता और मित्र भी था, परंतु लेखक की छात्रवृत्ति आने पर वह चाकू के बल पर आधा रुपया ले लेता था। तो देवराज सिंह के बारे में पूछा जा सकता है कि लेखक से कौन उनकी स्कॉलरशिप के जो पैसे हैं ले लिया करता था, तो देवराज सिंह ले लिया करता था। कुशनी भौजी तथा सुभगिया, तो ये देखिए कौन है, गांव की नवविवाहित स्त्रियां जो अपने घर तथा वैवाहिक जीवन के दुखों को चिट्ठी के द्वारा दूसरे प्रदेशों में अपने पतियों को भेजती थी। चिट्ठी लेखन का काम लेखक अर्थात बालक तुलसीराम का था। जो चिट्ठियां था, जो नई नई नवविवाहित स्त्रियां थी, वह लेखक से लिखवाई करती थी और उनको भेजने का काम, लिखने का काम जो था लेखक किया करता था। वहीं देखिए तुलसीराम के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। इनका जो जन्म है 1949 ईस्वी में हुआ था। 2015 ईस्वी में इनका निधन हो गया। देखिए इनके जन्म से भी संबंधित एक फैक्ट हमें जानने को मिलता है कि जब ये एडमिशन के लिए गए तब इनसे पूछा गया कि मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो इनके घर वालों को याद नहीं था। तो बताया कि हाँ इस साल में इस मतलब महीने में हुआ था। मतलब इस महीने में क्या, ऐसे ही जैसे गांव में लोग कहते हैं कि गर्मी के समय में हुआ था, तो वही उसी अनुसार से इनका जो डेट ऑफ बर्थ ऐसे ही रख दिया गया, कोई फिक्स नहीं है।
तो 1949 से जो वहाँ पे इनका डेट ऑफ बर्थ लिखा गया पहली बार, वही जो है इनके पूरे जीवन काल में इस्तेमाल किया गया। अगर हम देखें, डॉक्टर तुलसीराम ने अपने लेखन में दलितों के तमाम कष्टों, यातनाओं, उपेक्षाओं, प्रताड़नाओं को खुलकर लिखा और सामाजिक बंधनों पर जमकर हमला बोला। तो दलितों की जो चेतना है उसको जगाने की कोशिश की है तुलसीराम ने, और बहुत ही प्रखर लेखक के रूप में हमें देखने को मिलते। देखिए, जेएनयू में जितने भी मतलब प्रोफेसर रहे, उनमें से सबसे ज़्यादा प्रमुख प्रोफेसरों में वह भी दलित नेता के रूप में हमें तुलसीराम देखने को मिलते हैं। देखिए, उनकी लेखनी की एक और विशेषता जो उन्हें तमाम दलित लेखकों से अलग करती है, वह उनके अचेतन पर बुद्ध का गहरा प्रभाव है। मतलब उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था, इसलिए तो उनकी जो लेखनी थी वह दूसरे लेखकों से अलग थी। रचना अगर हम देखें तो मुर्दहिया 2010 की है, मणिकर्णिका 2014 ईस्वी की है। तुलसी की आत्मकथा के दोनों भाग मुर्दहिया और मणिकर्णिका मृत्यु और मुर्दों से जुड़ी हुई घटनाओं में संकलित है। और देखिए, एक कहानी है भी, मन्नू भंडारी 2007 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, आत्मकथा है। ये आत्मकथात्मक कहानी है। इस आत्मकथात्मक कहानी के निम्न 4 भाग हैं। मन्नू भंडारी की कहानी मध्य प्रदेश के मानपुरा गांव में हुआ था। मन्नू भंडारी 5 भाई बहन थे। मन्नू भंडारी सबसे छोटी थी। तो मन्नू भंडारी जो थी सबसे छोटी थी अपने घर में। साहित्य से इनका परिचय कांग्रेसी नेता जीतनमल लूनिया के माध्यम से हुआ था। इन्हें जैनेन्द्र की रचनाएं, भगवती बाबू का चित्रलेखा और अज्ञेय की रचनाएं पसंद थी। इनका प्रिय लेखक यशपाल थे। मन्नू भंडारी भाषा विज्ञान और काव्यशास्त्र में कमजोर थी। उनकी पहली कहानी में हार गई है, वह 1957 ईस्वी के अधिवेशन में शामिल हुई थी। इनका राजेंद्र यादव से विवाह हुआ था। देखिए, इनके जो पति थे वह भी लेखक थे, राजेंद्र यादव, जैसा कि आपको पता होगा, और उन्होंने भी अनेक रचनाएं की हैं। इनकी पुत्री का नाम टिंकू रचना था। और मन्नू भंडारी के पिता से जुड़ी कुछ कहानियां अगर हम देखें तो पहले इंदौर में रहते थे, बाद में अजमेर राजस्थान के ब्रह्मपुरी में रहने लगे थे। वे कांग्रेसी एवं समाज सुधारक थे। विद्यार्थियों को अपने घर पर पढ़ाते थे और सखी स्वभाव के थे। जो इनके पिता थे सखी स्वभाव के थे। अगर हम पति राजेंद्र यादव की बात करें तो पति राजेंद्र यादव से संबंधित जुड़ी कहानी, राजेंद्र यादव से उनकी पहली मुलाकात सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल अजमेर के पुस्तकालय में हुई थी। 22 नवंबर को उनका विवाह हुआ। 35 वर्षों के बाद उनका विवाह विच्छेद हो गया। मतलब 35 साल के बाद शादी के डाइवोर्स हो गया इनका। शीला अग्रवाल से संबंधित अगर हम कहानी देखें तो शीला अग्रवाल सावित्री गर्ल्स कॉलेज अजमेर में हिंदी की प्राध्यापिका थी। प्रमुख पात्र अगर हम देखें तो जितमल लूनिया, सुशीला मन्नू भंडारी की बहन, शीला अग्रवाल, डॉक्टर अंबाला लाल जी, मिस्टर सेठी, कोमल कोठारी, पुष्पमयी बोस, निर्माजा जैन, अजीत जी, निर्मल हेमंत, डॉक्टर शैल कुमारी, अर्चना वर्मा आदि ये इनके प्रमुख मतलब पात्र हमें इनकी कहानी में देखने को मिलते हैं। मन्नू भंडारी का जो जन्म है 1931 में हुआ था और मृत्यु जो है 2019 में हुई है। फिलहाल ही हुई है इनकी मृत्यु, तो ये जो है गलत दे रखा है। 1931 में इनका जन्म हुआ था। उपन्यास की अगर हम बात करें तो महाभोज 1979 ईस्वी की रचना है। महाभोज इनका नाटक भी है और उपन्यास भी है। पहले इन्होंने उपन्यास लिखा, उसके बाद महाभोज को ही इन्होंने नाटक में भी कन्वर्ट किया। आपका बंटी 1971 ईस्वी की रचना है और ये सिलेबस में भी लगा हुआ है और महत्वपूर्ण रचना है। स्वामी 2003 ईस्वी की रचना है। नाटकों की अगर हम बात करें तो बिना दीवारों के घर 1965 ईस्वी की रचना है और महाभोज 1982 ईस्वी का जो नाटक है, जो कि अभी हमने देखा कि इसकी रचना महाभोज जो उपन्यास है 1979 में हुआ और उसके 3 साल बाद ही नाटक में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। कहानी संग्रह की अगर हम बात करें तो एक मिनट मैं कहानी संग्रह की अगर हम बात करें तो एक प्लेट सैलाब 1962 ईस्वी की रचना है। मैं हार गई 1957 ईस्वी की रचना है।
तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है 1966 ईस्वी की रचना है। त्रिशंकु कहानी है, आंखों देखा झूठ, ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि पूछी जाती हैं। माटी की मूर्ति, जैसा कि आपको पता है रामवृक्ष बेनीपुरी इसके रचनाकार हैं, और प्रकाशन वर्ष जो माटी की मूर्तें हैं 1941 ईस्वी में और 1945 ईस्वी के बीच ये रचना लिखी गई है। रेखा चित्र है, और देखिए महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम देखें तो माटी की मूर्तें संस्मरणात्मक रेखा चित्रों का संग्रह है। तो मतलब कई सारे इसमें रेखा चित्र हैं, उसी का संग्रह ये हमें देखने को मिलता है। देखिए इन सभी संस्मरणात्मक रेखा चित्रों को बेनीपुरी जी ने स्वयं शब्द चित्र कहा है। तो यह भी पूछा जाता है कि जो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं वह अपने शब्द चित्रों को, रेखा चित्रों को क्या कहते हैं, तो वो शब्द चित्र कहते हैं। वहीं देखिए मानव की अपनी मट्टी के प्रति जो आसक्ति रहती है उसका उत्कृष्ट और बेजोड़ नमूना माटी की मूर्तें हैं। और देखिए माटी की मूर्तें में लिखित सभी रेखाचित्र बेनीपुरी जी ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए लिखी थी। तो यह भी पूछा जाता है कि जो माटी की मूर्ति जो रचना है, इसकी रचना बेनीपुरी जी ने कहाँ की और कब की, तो हजारी प्रसाद सेंट्रल जेल में की थी। तो जेल में रहते हुए उस समय की थी। और इन रेखा चित्रों को बेनीपुरी जी ने अपने जीवन के उन चुनिंदा लोगों के विषय में लिखा है जो उनके अत्यंत प्रिय थे। हर व्यक्ति के विषय में बताते हुए वे अपने बचपन के दिन को याद करते हैं। माटी की मूर्तें हिंदी तथा साहित्य को एक सच्ची ग्रामीण दृष्टि प्रदान करते हुए उसे भारतीय संस्कृति के विकासशील तत्वों से जोड़ने का प्रयास करती है। इसका प्रथम प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था। उस समय पुस्तक में 11 रेखाचित्र संकलित थे। इसका दूसरा प्रकाशन 1953 ईस्वी में हुआ। इसमें 12 रेखाचित्र संकलित हैं। रजिया रेखाचित्र को दूसरे संस्करण में जोड़ा गया है। तो पूछा जाता है कि बाद में किसको जोड़ा गया, तो रजिया जो है इस रेखाचित्र को बाद में जोड़ा गया है। माटी की मूर्तें हिंदी कथा साहित्य को एक ग्रामीण दृष्टि प्रदान कर उसे भारतीय संस्कृति के विकासशील तत्वों से जोड़ने का प्रयास करती है। वहीं देखिए 12 रेखा चित्रों का क्रम इस प्रकार है। तो यह भी पूछा जाता है कि कौन कौन से रेखा चित्र जो है रामवृक्ष बेनीपुरी ने अपने शब्द चित्रों में संकलित किया है। तो रजिया जो कि बाद में जुड़ा है दूसरे प्रकाशन के समय, तो रजिया, बलदेव, सरजू भैया, मंगर, रूप की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खान, बुधिया। तो बुधिया जो है सबसे लास्ट की है। तो एक क्रम से है, तो आप इस क्रम को याद कर लीजिए क्योंकि क्रम से लगाने के लिए कई बार प्रश्न जो है बनाए जा चुके हैं। माटी की मूर्ति की भूमिका लेखक का कथन क्या है, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि माटी की मूर्तों में जो भूमिका लिखी है लेखक ने वह क्या लिखा है। यह मूर्तें न तो किसी आसमानी देवता की होती हैं न किसी अवतारी देवता की। गांव की ही किसी साधारण व्यक्ति मिट्टी के पुतले ने असाधारण लौकिक कर्म के कारण एक दिन देवत्व प्राप्त कर लिया, देवता में गिने जाने लगा। तो ये जो स्टेटमेंट है पूछी जा चुकी है, तो आप इसको ध्यान रखिए कि रामवृक्ष बेनीपुरी की है और माटी की मूर्ति से ली गई है। और देखिए क्या है, रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में देख लेते थोड़ा। इनका जो जन्म है 1899 में हुआ था और 1968 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। देखिए 1899 में ही जो छायावाद के महादेव कहे जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनका भी जन्म 1899 में ही हुआ था और उनका जो मृत्यु है 1950 के लगभग हुई थी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का भी जन्म 1899 में है और 1968 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। अगर यात्रा साहित्य की केवल हम बात करें तो पैरों में पंख बांधकर 1952 ईस्वी की रचना है। उड़ते चलो 1965 ईस्वी की रचना है। निबंध की अगर हम बात करें, गेहूं और गुलाब 1950 ईस्वी की रचना है। वंदे वाणी विनायको 1954 ईस्वी की रचना है। देखिए ये जो आपने 4 रचनाएं देखी इनकी, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन 4 में से 2-3 से तो कई बार प्रश्न बनाए जा चुके हैं, तो आप इनको याद कर लीजिए क्योंकि बहुत बार प्रश्न इससे बन चुके हैं। पात्र को देखते हैं और देखते हैं उनका संबंध किनसे है। तो केदारनाथ जो है उनका संबंध जो है शरद चंद्र के नाना है।
भुवनेश्वरी जो है शरदचंद्र की माता का नाम है। शांति जो है शरदचंद्र की पहली पत्नी है। विंध्यावासिनी जो है शरदचंद्र की नानी है। और देखिए ये जो सारे के सारे पात्र हैं, आवारा मसीहा जो रचना है इससे लिया गया है और विष्णु प्रभाकर इसके रचनाकार है। देखिए आवारा मसीहा जो रचना है सतीश चंद्र के जीवन पर आधारित रचना है। सतीश नहीं, शरदचंद्र के जीवन पर आधारित है और उन्हीं को जीवन के बारे में दिखाने की कोशिश की है। देखिए इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी है। आवारा मसीहा प्रसिद्ध रचनाकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। यह जीवनी 3 पर्वों में विभाजित है। दिशाहारा 18 उप शीर्षक में है, दिशा की खोज 18 उप शीर्षक में है और दिशांत में 30 उप शीर्षक में है। तो ये जो तीनों हैं इनके क्रम आप याद कर लीजिए और कितने कितने शीर्षक हैं इनको भी आप याद कर लीजिए। अगर प्रमुख पात्रों की बात करें तो केदारनाथ जो है शरदचंद्र के नाना है। विंध्यावासिनी शरदचंद्र की नानी है। मोतीलाल जो है शरदचंद्र के पिता है। भुवनेश्वरी शरदचंद्र की माता है। मणिंद्र जो है शरदचंद्र के छोटे नाना है। सुरेंद्र जो है शरदचंद्र के छोटे मामा है और अक्षय पंडित जो है शरदचंद्र और मामा को पढ़ाने वाले शिक्षक है। तो ये पूछी जाती है। और देखिए मुशाई जो है शरदचंद्र के नाना के नौकर हैं। शांति जो है शरदचंद्र की पहली पत्नी है। मोक्षदा शरदचंद्र की दूसरी पत्नी। मोक्षदा का अन्य नाम हिरण्यमयी था। अगर हम कृष्णदास की बात करें तो मोक्षदा के पिता का नाम है कृष्णदास। धीरू जो है शरदचंद्र की बाल संगिनी है और अनीला जो है शरदचंद्र की बड़ी बहन है। आवारा मसीहा का महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम देखें तो आवारा मसीहा में आई कोई भी घटना प्रभाकर जी की काल्पनिक नहीं है। मतलब ये कोई भी फैंटेसी नहीं है, कल्पना पर आधारित नहीं है, सारी की सारी सच्ची घटनाओं पर आधारित ये सारी की सारी जो रचनाएं की गई है इसमें सारी सच्ची घटनाओं को शामिल किया गया है। देखिए जो शरदचंद्र की कहानियां हैं वह यमुना पत्रिका में छपती थी। वहीं देखिए देवदास, चरित्रहीन, काशीनाथ आदि पुस्तकों के प्रकाशित होते ही शरद बाबू को उच्च कोटि के लेखकों में गिने जाने लगा। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी जो रचनाएं हैं पुस्तकें हैं इनकी है। शरद बाबू को चरखा चलाना बहुत पसंद था। वे काफ़ी महित सूत काटते थे। मतलब आपको पता ही है कि उस समय स्वतंत्रता संग्राम का समय था, तो उस समय जो चीज़ें थी सूत काटना, चरखा चलाना, तो ये सब चीज़ें इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। उनकी रचना पाथेर दाबी को अंग्रेजी ने जब्त कर लिया था। तो ये पूछा जा सकता है कि शरदचंद्र की कौन सी रचना जो थी जब्त कर ली गई थी, तो पाथेर दाबी इस रचना को जब्त कर लिया गया था। शरदचंद्र की पत्नी शांति की मौत प्लेग बीमारी से हुई थी। क्लर्क के रूप में शरद को 50 रुपये वेतन मिलता था। वृद्धावस्था में शरद बाबू को जानलेवा रोग कैंसर हो गया था। तो पूछा जा सकता है कि शरद बाबू की जो मृत्यु है किस रोग के कारण हुई थी, कैंसर के कारण हुई थी। और देखिए कुंतलिन पुरस्कार प्रतियोगिता के लिए शरदचंद्र ने मंदिर नामक कहानी लिखी। उन्होंने लेखक के नाम की जगह अपना नाम नहीं लिखकर सुरेंद्र का नाम लिखा था। प्रतियोगिता में इस कहानी को प्रथम स्थान और पुरस्कार के रूप में 25 रुपये मिला था। 16 जनवरी 1938 ईस्वी के दिन शरदचंद्र का निधन हो गया। तो ये सारी जो थी आवारा मसीहा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे और शरदचंद्र के बारे में। तो ये इनसे कोई भी प्रश्न जो है बनाए जा सकते हैं। विष्णु प्रभाकर के बारे में हम देख लेते हैं कि विष्णु प्रभाकर जो है उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो है लिखी हैं। तो विष्णु प्रभाकर का जो जन्म है 1912 में हुआ और 2009 ईस्वी में इनका निधन हो गया। नाटक की अगर हम बात करें तो टूटते परिवेश 1951 ईस्वी की रचना है। हत्या के बाद नवप्रभात डॉक्टर 1958 ईस्वी की रचना है। प्रकाश और परछाइयाँ उपन्यास की अगर हम बात करें तो ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, ये सारी इनकी प्रमुख रचना है। विष्णु प्रभाकर की अगर हम बात करें तो जन्म 1912 में, मृत्यु 2009 में। नाटक देखिए टूटते परिवेश 1951 की रचना है। हत्या के बाद नवप्रभात डॉक्टर 1958 ईस्वी। प्रकाश और परछाइयाँ, ये सारी इनकी प्रमुख रचना है। उपन्यास देखिए ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर,
ढलती रात स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है और क्षमादान। ये सारी प्रमुख रचनाएं हैं। पाप का घड़ा, होरी। कहानी संग्रह की अगर हम बात करें तो संघर्ष के बाद, धरती अब भी घूम रही है, मेरा वतन, खिलौने, आदि और अंत। ये सारी इनकी प्रमुख कहानी संग्रह हैं। और देखिए आत्मकथा, पंखहीन नाम से उनकी आत्मकथा 3 भागों में राजकमल प्रकाशन में प्रकाशित हुई है। तो ये पूछी जा सकती है। एक कहानी यह भी, देखिए रचनाकार मन्नू भंडारी, इसके बारे में अभी हमने ऊपर देखा था, कुछ पॉइंट जो है रिपीट हो गए हैं, कोई नहीं, देख लेते हैं क्योंकि इनसे प्रश्न जो है बनने तो है ही। प्रकाशन वर्ष 2007 ईस्वी, आत्मकथा है और यह आत्मकथा कहानी है। इस आत्मकथात्मक कहानी के निम्न 4 भाग हैं। मन्नू भंडारी की कहानी है इसमें पहले तो ये हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था मन्नू भंडारी का जन्म। 5 भाई बहन थे और मन्नू भंडारी जो सबसे छोटी थी। तो ये हमने देख लिया था ऊपर, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ और चीज़ों को हम दूसरी चीज़ों को देखते हैं। अरे या यावर रहेगा याद, ये जो रचना है अज्ञे की रचना है, यात्रा वृतांत है। और देखिए प्रकाशन वर्ष जो है इसका 1953 ईस्वी है। विषय देखिए भारतीय यात्राओं का चित्रण है। यह एक क्लासिक यात्रा संस्मरण है। अरे या यावर रहेगा याद आरंभ परशुराम के लेख से होता है। इसमें अज्ञे ने ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग से लेकर एलोरा की गुफाओं तक की यात्राओं का वर्णन किया है। और देखिए क्या है, इसके 8 अध्याय हैं। परशुराम से तुर्कम, एक टायर की राम कहानी, किरणों की खोज, देवताओं की अंचल में, मौत की घाटी में एलोरा, माजुली, बहता पानी निर्मल सागर सेवित, मेघ मखलित और कन्याकुमारी से नंदा देवी। तो ये सारे 8 शीर्षक हैं इसके, तो आप इन शीर्षकों को याद कर लीजिए। आवारा मसीहा के बारे में अभी हमने देखा कि विष्णु प्रभाकर की रचना है। शरद चंद्र के बारे में लिखा गया है, 1974 में इसका प्रकाशन हुआ है। तो ये अभी हमने देखा है। तो ये सारी चीज़ें कुछ जो है रिपीट हो गई, इनको हम छोड़ देते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा, देखिए मेरी तिब्बत यात्रा जो है राहुल सांकृत्यायन की बहुत ही ज़्यादा प्रमुख यात्रा वृतांत है, जो कि 1937 में इसका प्रकाशन हुआ है। और देखिए विषय की बात करें तो तिब्बत यात्रा का विवरण दिया गया कि जो यात्रा किया है इन्होंने, राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ रहे हैं ये, तो इन्होंने अपनी यात्राओं को वर्णन किया है इस रचना में। और देखिए संस्कृति के 4 अध्याय की अगर हम बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर इसके रचनाकार हैं। 1956 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। इसमें भारत के इतिहास को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। और देख लीजिए अज्ञे को देख लेते हैं कि अज्ञे जो है 1911 में इनका जन्म हुआ था। इसमें जो डेट है थोड़ी गलत लिखी हुई है और 1987 में इनका देहांत हो गया। देखिए पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे इनका पूरा नाम था। और कथाकार थे, ललित निबंधकार थे, संपादक और अध्यापक के रूप में जाने जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रमुख लेखकों रचनाकारों के अंतर्गत इनका नाम जो है लिया जाता है। और देखिए अगर हम इनके यात्रा वृतांत को देखें तो एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी की रचना है। डायरी अगर हम देखें तो भवंती, अंतरा, शाश्वती और संस्मरणों की बात करें तो स्मृति लेखा आदि इनके प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे बहुत ही ज़्यादा प्रमुख रचनाकार हैं। राहुल सांकृत्यायन के बारे में देख लेते हैं। इन्हें हिंदी का सबसे बड़ा यायावर माना जाता है, अर्थात घुमक्कड़ माना जाता है। घुमक्कड़ रचनाकार थे, बहुत ही ज़्यादा घूमना पसंद करते थे। यात्रा वृतांत अगर हम देखें तो मेरी लद्दाख यात्रा 1939 ईस्वी की रचना है। किन्नर देश में 1948 ईस्वी की रचना है। घुमक्कड़ शास्त्र 1948 ईस्वी की रचना है। यात्रा के कुछ पन्ने 1952 ईस्वी की रचना है। चीन में कम्यून 1959 ईस्वी की रचना है। देख रहे होंगे आप इनके जितनी भी रचनाएं हैं सारी मतलब घूमने के आधार पर है। जहाँ जहाँ इन्होंने घूमा, जो जो अनुभव किया, उन सभी को इन्होंने रचनाओं में वर्णन किया है।
दिनकर की अगर हम बात करें तो दिनकर का नाम है डायरी साहित्य में दिनकर की डायरी आदि। संस्मरण अगर हम देखें तो लोग, देव, नेहरू 1965 ईस्वी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आवारा मसीहा के बारे में अभी हमने देख लिया, विष्णु प्रभाकर इसके रचनाकार है। 1974 में इसका प्रकाशन हुआ है। इसके जो है 3 भाग है, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। और जो दिशाहारा और दिशा की खोज है उसमें 18 उपशीर्षक है और दिशांत में 30 उपशीर्षक है। अभी हमने इनके पात्रों को भी देखा था, तो आप हो सके तो PDF जो मिलेगी उसमें आप देख लेना। मैं अभी स्क्रिप्ट कर रहा हूँ और चीज़ों को देखने के लिए। देखिए, विष्णु प्रभाकर के बारे में देख लेते हैं। विष्णु प्रभाकर का जो जन्म है 1912 में हुआ, मृत्यु 2009 ईस्वी में। अगर हम इनके नाटकों की बात करें तो टूटते परिवेश, हत्या के बाद, नव प्रभात, डॉक्टर 1958 ईस्वी की रचना है, प्रकाश और परछाइयाँ। अगर हम उपन्यास देखें तो ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, समाधान, पाप का घड़ा, होरी। ये चीज़ें हमने ऊपर भी देखी है, तो इनको मैं हटा देता हूँ और चीज़ों को देखते हैं लेखक और उनके यात्रा वृत्तांत। तो राहुल सांकृत्यायन की है मेरी तिब्बत यात्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी की है पैरों में पंख बांधकर, और मोहन राकेश की है आखिरी चट्टान तक, और निर्मल वर्मा की है चीड़ों पर चांदनी। तो ये जो मोहन राकेश की रचना है आखिरी चट्टान तक, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और निर्मल वर्मा की ये जो रचना है चीड़ों पर चांदनी, ये चारों रचनाएं जो हैं PYQs क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो आप इनको अच्छे से देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए। कुछ चीज़ें जो होती है रटने वाली होती है, तो उनको रटने की कोशिश कीजिए। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी की रचना है, राहुल सांकृत्यायन की। पैरों में पंख बांधकर 1952 ईस्वी की रचना है, रामवृक्ष बेनीपुरी की है आखिरी चट्टान तक 1953 ईस्वी की रचना है, चीड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी की रचना है, निर्मल वर्मा की आखिरी चट्टान तक, मोहन राकेश की रचना है 1953 ईस्वी की। तो ये जो ऊपर थे रचनाकार थे और नीचे जो थे ये सारे के सारे नीचे उनकी डेट दी गई थी इनके प्रकाशन की, तो आप इन सभी को देख सकते हैं। अगर हम राहुल सांकृत्यायन के बारे में थोड़ा देखें तो राहुल सांकृत्यायन की रचना है मेरी लद्दाख यात्रा 1939 ईस्वी की, किन्नर देश में 1948 ईस्वी, घुमक्कड़ शास्त्र 1948 ईस्वी। देखिए चीज़ें रिपीट हुई हैं, लेकिन आप इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न जो हैं इन्हीं से बनाए जा रहे हैं, और PYQs को उठाइए, उन्हीं को मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। रामवृक्ष बेनीपुरी इनकी रचनाएं हैं उड़ते चलो 1954 ईस्वी की। तो ये सारी इनकी रचनाएं हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखते रहिए। यात्रा वृत्तांत देखिए, यात्रा वृत्तांत क्या होता है? किसी स्थान में बाहर से आए व्यक्ति या व्यक्तियों के अनुभवों के बारे में लिखे वृत्तांत को कहते हैं। इसका प्रयोग पाठक मनोरंजन के लिए या फिर उसी स्थान में स्वयं यात्रा के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। और देखिए, तो ये सारे जो यूनिट 10 से महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि मुझे लगे कि हाँ इनसे प्रश्न जो हैं कई बार बन चुके हैं, 4 या 5 बार जो भी है PYQs क्वेश्चन में आ चुके हैं, उन्हीं को मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और जितने भी तथ्य मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इनको रट लीजिए, घोट लीजिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन आप इनको याद कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनते हैं और सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है अन्य गद्य विधाओं से ही आता है। तो आप इसको याद करने की कोशिश कीजिए और जो आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, और जितनी भी रिवीजन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस इन पे ध्यान कीजिए। और एक बात और, OMR शीट पे एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसको भी आप कोशिश कीजिए कि OMR की एक आती है कॉपी 20-25 रुपये की, उससे लाइए, उसे गोले भरने की कोशिश कीजिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आपको जो इसकी PDF है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे शेयर करके तो आप वहाँ से पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली
वीडियो में अगले यूनिट के साथ और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए साहित्य गुरु चैनल के साथ। और अगर आपको टॉपिक अच्छे लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।